हेलो डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज न्याय की अवधारणा अध्याय का अंतिम भाग आज हम पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत हम देखेंगे न्याय के विविध रूप। न्याय की विविध रूपों की आज के क्लास के अंदर जो है चर्चा की जाएगी, जिसमें नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे और इनके उदाहरण भी देखेंगे कि ये जो है आपस में एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। इससे पहले हमने इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या देख लिया है उसको एक बार पुनः से देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हमने प्राचीन काल में न्याय की अवधारणा को पढ़ा था, जिसमें प्लेटो और अरस्तु के अनुसार न्याय की अवधारणा देखी थी। फिर बाद में मध्यकाल में न्याय की अवधारणा को देखा था, जिसमें संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय और थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय की अवधारणा को पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा अपन ने देखी थी, जिसके अंतर्गत हमने डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय, फिर उपयोगितावादियों के अनुसार न्याय, उसमें बेंथम के अनुसार न्याय और जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार न्याय को पढ़ा था, और फिर बाद में जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय को पढ़ा था। उसके बाद में हमने जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की अवधारणा को देखा था, ठीक है। और उसके अंतर्गत कुछ प्रतिनिधि ऋषियों के नाम भी हमने देखे थे, जिसमें मनु, कौटिल्य, शुक्र, भारद्वाज, सोम, विदुर आदि अनेक विद्वानों के नाम भी अपन ने पढ़ लिए थे। और जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है वो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से किस प्रकार भिन्न है वो भी हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास के अंदर हम जो है वो न्याय के विविध रूपों की चर्चा करेंगे और इस पाठ का ये अपना अंतिम वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है न्याय के विविध रूप, और न्याय के विविध रूप जो है उसमें 5 प्रकार के न्यायों की हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह कि परंपरागत न्याय में ये जो 2 बिंदु है बहुत इम्पोर्टेंट है। परंपरागत न्याय में नैतिक और कानूनी न्याय की धारणा महत्वपूर्ण थी। परंपरागत यानी कि प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल के अंतर्गत नैतिक न्याय और कानूनी न्याय को महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन अगर हम आधुनिक काल की या वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान काल में सामाजिक और आर्थिक न्याय की धारणा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये याद रखना है कि न्याय की जो विविध रूप अपन चर्चा करेंगे आने वाले इस समय के अंतर्गत, और उसमें हम देखेंगे तो नैतिक न्याय जो है वो नैतिक न्याय और कानूनी न्याय ये बहुत ही परंपरागत न्याय की श्रेणी में आते हैं, और आधुनिक काल के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक न्यायों की चर्चा की जाती है। ठीक है, आपको सभी पढ़ने हैं, परंतु ये भी याद रखना है कि न्याय का जो प्राचीन रूप है वो नैतिक और कानूनी प्रकार का है, जबकि आधुनिक रूप जो है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्रकृति का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे इसके अंतर्गत नैतिक न्याय। सबसे पहले अपन देखेंगे इसके अंतर्गत नैतिक न्याय। नैतिक न्याय क्या होता है? नैतिक न्याय, तो नैतिक न्याय की चर्चा करने से पहले मैं आपको प्लेटो की बात याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ भी है प्लेटो जो है वो नैतिक न्याय की चर्चा करता है। प्लेटो कहता है कि अपना अपना निर्दिष्ट कार्य करते रहना और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, यही क्या है? न्याय है। यानी कि अपना अपना काम करते रहो, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करो। ठीक है, और नैतिक न्याय जो है, अगर नैतिक न्याय जो है वो किसी भी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं करता है। नैतिक न्याय सदैव ये कहता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करते रहो, परंतु किसी दंड की प्रावधान नहीं करता है। तो ये उसी संदर्भ में हम यहाँ पर नैतिक न्याय को और ज़्यादा डिटेल से पढ़ रहे हैं। नैतिक न्याय जो है वो ये कहता है, देखो वही बात आएगी जिस प्रकार की बात में हमने प्लेटो के न्याय में पढ़ी है। सत्य, अहिंसा, वचनबद्धता, करुणा, उदारता आदि गुणों को नैतिकता के सिद्धांत माना जाता है। आपको मालूम होगा ये सब नैतिकता की बातें है। सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब अहिंसा,
वचनबद्धता यानी कि जो कहा है वो करना चाहिए, करुणा दया रखनी चाहिए, उदारता का भाव रखना चाहिए, ये सब नैतिकता के सिद्धांत हैं। और इन नैतिकता के सिद्धांतों पर चलना, अगर हर एक व्यक्ति इन नैतिकता के सिद्धांतों पर चलेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? नैतिक न्याय की अवस्था कहा जाएगा। आगे बात लिखी हुई है कि जब व्यक्ति का आचरण कैसा हो? सदाचारी हो जाता है। व्यक्ति का आचरण जो है वो सदाचारी हो जाता है और नैतिकता के सिद्धांतों के अनुसार जो ऊपर दिए हुए थे, सत्य, अहिंसा, वचनबद्धता, करुणा, उदारता, इनके अनुसार हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? नैतिक न्याय की अवस्था कहा जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? नैतिक न्याय की अवस्था कहा जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? नैतिक न्याय की अवस्था कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब सत्य, अहिंसा, वचनबद्धता, करुणा, उदारता आदि गुणों के, ये जो गुण हैं, इन नैतिकता के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति आचरण करेगा तो उसको क्या कहा जाता है? नैतिक न्याय कहा जाता है। और नैतिक न्याय के अंतर्गत क्या होता है? कुछ प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना। ये क्या लिखी हुई बात है? प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों के आधारित जीवन व्यतीत करना। जैसे प्राकृतिक नियम क्या होते हैं? प्राकृतिक नियम कहीं किसी पुस्तक में लिखे हुए नहीं है, या प्राकृतिक अधिकार भी कहीं पुस्तक में नहीं लिखे हुए, लेकिन ये समझी हुई बातें हैं। जैसे मुझे जीवित रहने का अधिकार है, वैसे का वैसा दूसरों को भी जीवित रहने का अधिकार है। ये क्या है? प्राकृतिक नियम है। मेरी संपत्ति मेरे पास रहनी चाहिए, वैसे के वैसे मेरी दूसरों की संपत्ति भी दूसरों के पास में रहनी चाहिए, उसके मालिक के पास में रहनी चाहिए। ये क्या है? प्राकृतिक नियम है। जैसे मेरा अधिकार है कि मैं किसी स्थान पर जा सकता हूँ, तो दूसरे का भी अधिकार है कि वो वहाँ जा सकता है। ये क्या है? ये और तो इन प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करना, सत्य बोलना, ठीक है, धोखाधड़ी नहीं करना। तो जब मैं दूसरों से ये अपेक्षा करता हूं कि मुझे कोई धोखा नहीं दे, तो वैसा का वैसा मुझे भी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। ये वही बात आ जाती है कुल घुमा फिरा करके, यही कि मुझे सत्य बोलना चाहिए, साथ साथ में मैं दूसरों से सत्य की अपेक्षा करता हूँ तो मुझे भी सत्य बोलना चाहिए। मैं दूसरों से हिंसा की कामना नहीं करता हूँ तो मुझे भी अहिंसा का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। वचनबद्धता, मैं अगर मतलब दूसरों से ये कामना करता हूँ कि दूसरे कही हुई बात का पालन करें, तो मुझे भी अपनी वचनबद्धता निभानी चाहिए। तो ये जो नैतिक न्याय है वो क्या कहता है कि भाई सदाचारी बने सभी लोग, सत्य, अहिंसा, वचनबद्धता, करुणा, उदारता, ये सभी गुण अपनाए। मैं भी अपनाता हूँ, आप भी अपनाइए। तो क्या हो जाएगा? समाज में से अन्याय क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। अन्याय नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से अन्याय को मिटाना ही क्या है? नैतिक न्याय है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ सर्वव्यापक अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों के अनुसार व्यक्तियों के आपसी संबंध निर्धारित होते हैं। इसमें लोगों के आपसी संबंध किससे निर्धारित हो रहे हैं? कुछ प्राकृतिक नियमों के द्वारा जो है लोगों के आपसी संबंध निर्धारित होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ लेना है कि इस न्याय के अंतर्गत जो है मूल रूप से ये जो नैतिकता के सिद्धांतों की बात की जाती है और नैतिकता के अनुसार व्यक्ति को जीवन यापन करने की जो है उससे मांग की जाती है। अगर प्रत्येक व्यक्ति नैतिकता के अनुसार जीवन यापन करेगा तो समाज में से क्या हो जाएगा? अन्याय जो है वो मिट जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? नैतिक न्याय कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और उससे अगली स्टेज पे चलते हैं, और वो है हमारा जो है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय जो है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कानूनी न्याय, जैसा कि आपको मैंने अरस्तु के न्याय में पढ़ाया था कि अरस्तु का न्याय जो है वो किस प्रकृति का है? अरस्तु का न्याय जो है वो कानूनी प्रकृति का है। अरस्तु का न्याय जो है कानूनी प्रकृति का है। और मैंने कानूनी प्रकृति का क्यों कहा था? क्योंकि उसमें सुधारात्मक न्याय जो था, अरस्तु दो प्रकार के न्यायों की चर्चा करता है, एक तो वितरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। तो सुधारात्मक न्याय में व्यक्ति को दंडित करने की भी बात करता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को छीनेगा, ठीक है, तो उसको दंडित किया जाएगा। किसी का आचरण ठीक नहीं है, समाज के नियमों के अनुसार नहीं है, तो
व्यक्ति को राज्य के द्वारा दंडित किया जाएगा। तो इसी से मिलता जुलता न्याय जो है वो कानूनी न्याय है, उसको अपन देखते हैं। देखिए, कानूनी न्याय के अंतर्गत किसी राजनीतिक व्यवस्था में कानून व्यवस्था को क्या कहा जाता है? न्याय व्यवस्था कहा जाता है। कानून होना चाहिए, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। अपन कहते हैं ना, कानून व्यवस्था बनी रहनी, मतलब प्रत्येक राज्य होता है, उसने कुछ न कुछ कानून बनाए हुए होते हैं, और उस कानूनों का प्रत्येक व्यक्ति क्या करता रहे? पालन करता रहे। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उन कानूनों का पालन होना चाहिए। यही क्या कहलाती है? कानून व्यवस्था। और यदि समाज में कानून व्यवस्था या राज्य में कानून व्यवस्था बनी हुई है तो हम उसे क्या कहेंगे? कानूनी न्याय व्यवस्था कहेंगे। ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे? कानूनी न्याय कहेंगे। ठीक है। अब ये जो कानूनी न्याय है, इसका प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और आ भी सकता है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो कानूनी न्याय को थोड़ा अच्छी तरह देख लेना। कानूनी न्याय की धारणा जो है, कानूनी न्याय की जो धारणा है वो दो बातों पर बल देती है। कानूनी न्याय की धारणा जो है वो दो बातें पर बल देती है। पहली है कानूनी न्याय है, देखो सीधा सीधा मतलब है, जब आप कानूनी न्याय की बात कर रहे हैं तो उसमें कानून शब्द को पकड़िए। कानून होंगे और कानून के अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को, और अगर व्यवहार नहीं करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है। तो समाज में कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कानूनों का पालन होना चाहिए। अब ये जो कानूनी न्याय की अवधारणा है वो दो बातें जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है। पहला है, जो भी कानून हो वो कैसे होने चाहिए? न्यायोचित होने चाहिए। कानून जो भी बनाए जाए वो न्यायोचित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा कोई अपराध किया हो उसके लिए बड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। ठीक है। और सबके लिए समान सजा का प्रावधान नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो उसके लिए अलग सजा का हो सकती है। किसी ने किसी की हत्या की है तो उसके लिए अलग सजा हो सकती है। दोनों को एक जैसी सजा नहीं दी जा सकती। तो कानून न्यायोचित होने चाहिए। किसी ने किसी की पेन चुरा ली है तो उसकी सजा अलग हो सकती है, उसको उसके लिए फांसी पे नहीं चढ़ाया जा सकता। तो कानून पहले तो ऐसे होने चाहिए, जो कैसे होने चाहिए? न्यायोचित होने चाहिए, सजा के अपराध के अनुरूप होने चाहिए। दूसरी बात है, कानून को न्यायपूर्ण ढंग से लागू करना चाहिए। लागू भी न्यायपूर्ण ढंग से होना चाहिए। ठीक है ना, कानून जो है वो न्यायपूर्ण ढंग से लागू होने चाहिए। और दूसरा है, कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में निष्पक्ष दंड का प्रावधान होना चाहिए। जो इसमें दूसरी बात के अंदर एक और बात लिखी हुई है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि कानूनों का कोई उल्लंघन करेगा तो निष्पक्ष दंड का प्रावधान होना चाहिए। अर्थात किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो बड़ा अधिकारी है और एक व्यक्ति जो है वो कोई सामान्य व्यक्ति है और एक बड़ा अधिकारी है, इन दोनों ने समान अपराध किया है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो जो बड़ा अधिकारी है उसको कम दंडित किया जाएगा क्योंकि चूंकि वो बड़ा अधिकारी है, और एक सामान्य व्यक्ति जो कि गरीब है उसको ज़्यादा दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, निष्पक्ष होगा। यानी कि अगर अपराध समान है तो दंड भी समान होगा। ये स्थिति है, निष्पक्ष दंड होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कानूनी न्याय के अंतर्गत क्या होता है। कानूनी न्याय जो है कानून के अनुसार जो है न्याय व्यवस्था की बात करता है, और उसमें कानूनी न्याय जो है वो दो बातों पर ध्यान केंद्रित करता है। कानून जो है वो न्यायोचित होने चाहिए, ठीक है, और उनको न्यायपूर्ण ढंग से लागू किया जाना चाहिए, और कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में निष्पक्ष दंड का प्रावधान होना चाहिए। निष्पक्ष दंड का प्रावधान होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? कानूनी न्याय कहेंगे। तो आप, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे अपन पढ़ेंगे राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय की चर्चा अपन करने वाले हैं आगे। देखिए राजनीतिक न्याय, देखो अब राजनीतिक क्षेत्र में न्याय की बात हो गई। इसमें राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में न्याय की बात होने का मतलब सीधा सीधा अर्थ है यही है कि एक राजनीतिक व्यवस्था में, एक जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें समान अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए सभी को। तो हम क्या कहेंगे? राजनीतिक न्याय कहेंगे। राजनीतिक न्याय जो है वो किसकी बात करता है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को
यानी कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार सबको समान रूप से मिलना चाहिए, किसी को कम या ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये देखिए समान अधिकार। अब ये जो अधिकार है, कौन कौन से वो अधिकार है जिनको हम राजनीतिक अधिकार कह सकते हैं? ये राजनीतिक अधिकार है वो सबको बराबर मिलने चाहिए, ये तो हमने कह दिया। तो हम क्या कहेंगे? राजनीतिक न्याय। राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को भाग लेने का अधिकार होना चाहिए और वो सबको बराबर मिलना चाहिए। ठीक है ना, मैंने ये कहा अभी। अब ये जो अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मिलने चाहिए। अब कौन कौन से वो अधिकार है, कौन से वो अधिकार है जो सबको समान रूप से मिलने चाहिए? तो पहला अधिकार है वयस्क मताधिकार, अर्थात वोट देने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और वो भी समान रूप से। वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष की आयु का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी व्यक्ति हो, वो वोट दे सकता है। वो चाहे किसी भी जाति धर्म अमीर गरीब कोई मतलब नहीं है, सबको समान रूप से वोट देने का अधिकार होगा। 18 वर्ष की आयु का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। ये क्या है? राजनीतिक अधिकार है। और राजनीतिक व्यवस्था में सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, तो ये वोट देने का अधिकार सबको बराबर मिले। ऐसा नहीं होगा कि अमीर व्यक्तियों को 2 वोट देने का अधिकार है और गरीब व्यक्तियों को 1 वोट देने का अधिकार है, ऐसा नहीं होगा। सबको समान वोट देने का अधिकार होगा। दूसरी बात है विचार भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी क्या है? एक राजनीतिक अधिकार है। ये भी क्या है? एक राजनीतिक अधिकार है कि विचार भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सबको विचार करने की और भाषण बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप जो है वो विरोध कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, सरकार के आलोचना कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, सरकार की आलोचना कर सकते हैं। ये बोलने का अधिकार आपको होगा और केवल एक व्यक्ति को नहीं होगा या अमीर को ही नहीं होगा, सभी को समान रूप से होगा। आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ बयान दे सकते हैं या सरकार के खिलाफ अखबारों में पत्रिकाओं के अंदर आप लेख लिख सकते हैं। ठीक है ना, आलोचना कर सकते हैं, सृजनात्मक आलोचना क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये भी क्या है? राजनीतिक अधिकार है। और दूसरा है सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार मतलब आप भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं और चुनाव के अंदर उम्मीदवार बन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सबको अधिकार मिला हुआ है, केवल अमीरों को नहीं बल्कि सबको अधिकार मिला हुआ है। अगर ये मिला हुआ है तो हम कहेंगे क्या है? राजनीतिक न्याय है। और अगर किसी एक व्यक्ति को मिला हुआ है और किसी को नहीं मिला हुआ है, किसी को मिला हुआ है, तो ये राजनीतिक न्याय की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी है कि आप अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं, जैसे बीजेपी कांग्रेस बसपा, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं। वैसे कि वैसे आप भी अपनी एक खुद की पार्टी बना सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है? राजनीतिक अधिकार है। और ये अधिकार सबको समान रूप से मिले हुए हैं। ये अधिकार और अवसर सबको समान रूप से प्राप्त है, तो हम कहेंगे क्या है? राजनीतिक न्याय है। और आगे है इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता देता हूँ, राजनीतिक न्याय के लिए आवश्यक शर्तें। राजनीतिक न्याय कहाँ मिलेगा? राजनीतिक न्याय पहली शर्त है प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। राजनीतिक न्याय के लिए क्या होना चाहिए? शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए? प्रजातंत्र। ठीक है, और दूसरी है संवैधानिक शासन। संवैधानिक शासन को अगर हम स्पष्ट करना चाहें तो संविधान, एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, और संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था होनी चाहिए। और तीसरी बात आएगी विशेषाधिकारों की समाप्ति। विशेषाधिकार, समाज में से किसी को भी विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे कि भाई इस व्यक्ति को ये पढ़ा लिखा है, अमीर है, इसको 10 वोट देने का अधिकार है, और ये पढ़ा लिखा नहीं है और गरीब है इसलिए इसको एक भी वोट देने का अधिकार नहीं है या एक ही वोट देने का अधिकार है। ये क्या कहलाता है? विशेषाधिकार। और ऐसे विशेषाधिकारों की क्या होनी चाहिए? समाप्ति होनी चाहिए। समाज में सब बराबर होने चाहिए। समाज में सब व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का समान अधिकार और अवसर प्राप्त होना
चाहिए तो हम इसको क्या कहेंगे, राजनीतिक न्याय कहेंगे। देखिए इधर एक राजनीतिक व्यवस्था में सभी को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए, और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के साधन कौन से हैं? आपको वोट देने का अधिकार है, विचार भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार है। राजनीतिक न्याय के लिए आपको आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है? एक तो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए, संवैधानिक शासन होना चाहिए, और विशेषाधिकारों की समाप्ति होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय की चर्चा करते हैं। सबसे सामाजिक न्याय यानी कि समाज के संदर्भ में हम न्याय किसको कहेंगे, सामाजिक न्याय किसको कहेंगे? तो सामाजिक न्याय का मतलब यही है कि सामाजिक न्याय में ऐसी व्यवस्था पर बल दिया जाता है जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव न हो। सामाजिक स्थिति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव न हो। सामाजिक स्थिति के आधार पर लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो तो हम उसको क्या कहेंगे, सामाजिक न्याय कहेंगे। सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक तो ये बात आपको याद रखनी है, सामाजिक स्थिति के आधार पर, सामाजिक स्थिति के आधार पर। और दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर और परिस्थितियां प्राप्त होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या मिलने चाहिए, अवसर और परिस्थितियां। समाज के अंदर या राज्य को प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसके लिए अवसर मिलना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए कि समाज में किसी के साथ मतलब अन्याय नहीं हो, समाज में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबा नहीं सके, ठीक है, ये होना चाहिए। सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, और विकास, व्यक्तित्व विकास के अवसर और परिस्थितियां सबको समान रूप से प्राप्त हो, तो इसको हम कहेंगे सामाजिक न्याय, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो सामाजिक न्याय नहीं है, हम ऐसा कहेंगे। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए अवसर नहीं मिल रहा है उसको, और ऐसी परिस्थितियां भी नहीं है, तो हम सामाजिक न्याय के नहीं कहेंगे। अगर प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, परिस्थितियां भी प्राप्त हो रहे हैं, तो वो एक सामाजिक न्याय की श्रेणी में आएगा। साथ में समाज में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें अब राज्य क्या करेगा, राज्य को कुछ ऐसे प्रशासनिक और विधायी नियमों का निर्माण करना चाहिए, ऐसे राज्य को ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए जिससे कैसा समाज हो, समता मूलक समाज। समता मूलक का मतलब, समता शब्द भी समानता का ही पर्यायवाची है, और समता मूलक समाज यानी कि समाज में समानता का निर्माण हो, ऐसे नियमों का निर्माण करना चाहिए। इसलिए समय समय पर राज्य के द्वारा ऐसे अनेक कानून पारित किए जाते हैं, चाहे वो ST/SC एक्ट जो है वो हो, या कई सारे ऐसे कानून हैं जिसमें यदि किसी व्यक्ति को रंग रूप या अन्य किसी भी आधार पर, रंग रूप है या जाति के आधार पर या स्त्री पुरुष के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग रूप के आधार पर अगर समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाता है तो राज्य ने ऐसे अनेक कानूनों का निर्माण किया है जिसके द्वारा ऐसा करने वालों को दंडित किया जाता है, ठीक है। अस्पृश्यता, छुआछूत का कोई व्यवहार करता है तो उसके लिए भी कानून बने हुए हैं। तो ये क्या है, ये सब क्या है, समतामूलक समाज निर्माण के लिए राज्य के द्वारा किए गए प्रयास है। समतामूलक समाज यानी कि ऐसा समाज जिसमें सामाजिक न्याय हो, ठीक है। और सामाजिक न्याय के अंदर, सामाजिक न्याय कौन से समाज में होगा, जिसमें छुआछूत नहीं होगी, जिसमें जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, रंग रूप के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और ये सबको अपने व्यक्तित्व विकास के अवसर और परिस्थितियाँ प्राप्त होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, सामाजिक न्याय होगा। तो इसके लिए राज्य समय समय पर अनेक सारे कानूनों का निर्माण करता रहता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय पर बल दिया है, ये आपको याद रखना है। जॉन रॉल्स जो है वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और दूसरी बात, सामाजिक न्याय के अभाव में स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है।
सामाजिक न्याय के अभाव में स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। समानता और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है। अगर समाज में किसी भी आधार पर भेदभाव होता है, छुआछूत के आधार पर भेदभाव होता है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है, रंग रूप के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर या अन्य किसी और आधार पर भेदभाव होता है, फिर समानता और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो मैंने जो भी आधार बताए हैं, इन आधारों पर समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए और व्यक्तित्व के विकास के, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास के अवसर प्राप्त होना चाहिए, परिस्थितियां प्राप्त होनी चाहिए और राज्य को भी ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए जो कि ऐसा करने वालों को दंडित करें जो इस प्रकार का भेदभाव करते हैं। तो ये अगर समझ में आ गया होगा सामाजिक न्याय का क्या कहलाता है, सामाजिक न्याय। ठीक है, आगे देखते हैं अपन आर्थिक न्याय। सबसे अंत में हम देखेंगे आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय बहुत ही सरल, ठीक है, और आर्थिक न्याय, अभी हम ये आर्थिक न्याय की बात करेंगे। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में आर्थिक समानता लाना है, आर्थिक रूप से बराबर करना है, सबको समानता लानी है। लेकिन व्यवहार में पूर्ण रूप से आर्थिक समानता लाना संभव नहीं है। क्या सबके अकाउंट में बराबर बराबर बैलेंस किया जा सकता है? नहीं। ठीक है, पूर्ण रूप से समानता लाना संभव नहीं है, ऐसा करना संभव नहीं है। आर्थिक न्याय का उद्देश्य यही है कि समाज में आर्थिक समानता लाना है, विषमताएं जितनी भी है, भेदभाव आर्थिक दृष्टि से, उनको सबको खत्म करना है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी अमीर व्यक्ति जो है वो गरीब व्यक्ति को अपना धन देने के लिए ऐसे ही जो है वो राजी नहीं हो सकता। तो आर्थिक दृष्टि से सबको समान करना यह संभव नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? आर्थिक दृष्टि से अगर हम समान नहीं कर सकते, ये व्यवहार में संभव नहीं है, पूर्ण रूप से आर्थिक समानता लाना संभव नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई है उसको क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। यही आर्थिक न्याय है। आर्थिक न्याय का मतलब है गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई है उसको क्या करना? कम करना। उसको, अमीरी और गरीबी के बीच की खाई है उसको कम करना। और वो कैसे कम की जा सकती है, वही हमें इसमें पढ़ना है। उसके कम करने के लिए राज्य क्या क्या करेगा और राज्य क्या 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 कर सकता है, वो अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से आर्थिक समानता तो संभव नहीं है। आर्थिक न्याय का उद्देश्य यही है कि आर्थिक समानता लाना है, लेकिन पूर्ण आर्थिक समानता लाना संभव नहीं है। तो क्या किया जा सकता है? पहला इसमें है, मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले ही बता दिया, गरीबी और अमीरी के बीच खाई को क्या करता है? कम करने पर बल देता है। आर्थिक न्याय जो है वैसे जो क्या करता है? गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को कम करने पर बल देता है। ठीक है, और आर्थिक आधार पर व्यक्तियों के बीच, क्या कह रहा है? व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली असमानता अर्थात भेदभाव का विरोध करता है। अगर एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। आर्थिक न्याय ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जब, ठीक है, वो आर्थिक आधार पर अमीरी और गरीबी का कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये आर्थिक न्याय के अंदर कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के बीच पाई जाने वाली जो आर्थिक असमानता है या जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए, ये आर्थिक न्याय कहता है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें आती है, आर्थिक न्याय का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय राज्य को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि राज्य को आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि आर्थिक संसाधन क्या होते हैं, सबसे पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। आर्थिक संसाधन क्या होते हैं? आर्थिक संसाधन क्या होते हैं?
आर्थिक संसाधन का मतलब वे संसाधन जो कि पैसों से खरीदे जाते हैं। जैसे आपको गेहूं किससे खरीदे जाते हैं? पैसों के द्वारा। लेकिन ये गेहूं जो है वो राज्य के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा भी प्रदान किए जाते हैं कि नहीं किए जाते? किए जाते हैं। और तो ये जो आर्थिक न्याय ये कहता है कि जब इन आर्थिक संसाधनों का वितरण करेगा, राज्य जब इन आर्थिक संसाधनों का वितरण करेगा तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखेगा कि जो गरीब है उसको ज़्यादा, अधिक और सबसे पहले मिलेगा, और जो अमीर है उसको बाद में कम या नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ये आर्थिक न्याय कहता है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, मतलब राज्य तो क्या करेगा? आर्थिक आधार पर भेदभाव करेगा कि भाई राज्य तो कहेगा कि भाई जो अमीर है उनको बाद में मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, और जो गरीब है उनको पहले मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। ये राज्य तो भेदभाव कर सकता है आर्थिक स्थिति के आधार पर, लेकिन व्यक्ति आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है। राज्य जब बांटेगा तो गरीबों को पहले देगा, प्राथमिकता देगा, और व्यक्ति आपस में जब कोई भी व्यवहार करेंगे कुछ भी, तब आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा कहा गया है। और राज्य यह प्रयास करेगा कि अमीरी और गरीबी की जो खाई है उसको कम किया जाए। राज्य यह हमेशा प्रयास करेगा। और इसके लिए वो क्या करेगा? अमीरी और गरीबी की खाई को कम कैसे किया जा सकता है? अमीरी और गरीबी को खाई को कम करने का एक ही उपचार है टैक्स। जो संपत्ति है, जो लोगों की संपत्ति है, जो अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति पर क्या लगाया जाएगा? टैक्स लगाया जाएगा। उनकी संपत्ति पर टैक्स लगाया जाएगा, और वो टैक्स जो सरकार के पास पैसा आएगा उस पैसे से क्या किया जाएगा? उनके पैसों से योजनाएं चलाई जाएगी। योजनाएं, सरकार मुफ्त में गेहूँ बांटेगी, मुफ्त में जो है हॉस्पिटल की व्यवस्था करेगी, मुफ्त में दवाइयों की व्यवस्था करेगी, और तरह तरह की तमाम जो गरीब लोग हैं उनके लिए विविध प्रकार की योजनाएं चलाई जाएगी। ठीक है? तो इससे जो है अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई है उसको कम किया जाता है। तो आर्थिक न्याय है वो जो है अमीरों और गरीबों के बीच में खाई को कम करने पर बल देता है, और उसके लिए क्या कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति जो है, लोगों की जो व्यक्तिगत संपत्ति है वो कैसी होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए। सीमित होनी चाहिए का मतलब क्या है? उस पर क्या लगना चाहिए? टैक्स लगना चाहिए। लोगों की जो संपत्ति है, जो अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति पर क्या लगना चाहिए? टैक्स लगना चाहिए। और उनके पास, सरकार के पास में जो इस टैक्स से जो पैसा आएगा वो लोक कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया जाएगा। जो गरीब लोग हैं उनके कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो ये आर्थिक न्याय का विचार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आर्थिक न्याय जो है वैसे तो ये क्या करना चाहता है? आर्थिक समानता लाना चाहता है। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता लाना। लेकिन व्यवहार में सबका पेमेंट बराबर नहीं कर सकते, सबके अकाउंट में एक जैसा पैसा नहीं कर सकते, सबको एक जैसा घर बना के नहीं दे सकते, संभव नहीं है। ठीक है? तो व्यवहार में आर्थिक रूप से, पूर्ण रूप से आर्थिक समानता लाना संभव नहीं है। तो क्या करना है? मूल रूप से क्या करना है? जो अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है उसको कम करना है। और उसके लिए वो क्या कहते हैं? अमीरी और गरीबी के बीच में खाई को कम करने के लिए वो व्यक्तिगत संपत्ति जो लोगों की है उसके ऊपर क्या करने की बात करते हैं? टैक्स लगाने की बात करते हैं। उसको सीमित करने की बात करते हैं, यानी कि ज़्यादा पैसा आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। और टैक्स से सरकार के पास में जो भी पैसा आएगा वो जो गरीब लोग हैं उनके कल्याण के लिए योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। ठीक है? इसमें से एक पॉइंट और आपको याद रखना है जो हम आगे और ये काम आएगा। समाजवादी विचारकों के अनुसार आर्थिक विषमता, यानी कि आर्थिक रूप से जो ये खाई है, इससे गरीबी और अमीरों को बीच में जो है वो खाई बढ़ जाती है। आर्थिक विषमता यानी कि आर्थिक रूप से जो ये भेदभाव है, ठीक है ना, ऊंच नीच है, उससे क्या होता है? गरीबी और अमीरी के बीच में या गरीबों और अमीरों को बीच में खाई बढ़ती जाती है, जिससे समाज में सदैव संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। ये समाजवादी विचारक, जब हम मार्क्सवादी विचारक और समाजवादी विचारक पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत ये हमारे काम आएगा। ठीक है? तो वहाँ वो हमेशा जो है आर्थिक न्याय की बात
करते हैं। तो इसी के साथ में ये आपके न्याय के विविध रूपों की चर्चा जो है वो यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पांचों प्रकार के न्याय के प्रकार जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब हम जो है वो कुछ पॉइंट्स रह गए जो याद रखने लायक है, आपके भविष्य में और भी काम आ सकते हैं, तो वो उनको देख लेते हैं। कुछ ऐसी शासन प्रणालियां भी है जिसमें न्याय की चर्चा करना निरर्थक होगा। कुछ ऐसी शासन प्रणालियां भी होती है जिसमें न्याय की चर्चा करना व्यर्थ होगा। ठीक है, और वो परीक्षाओं, इस परीक्षा की दृष्टि से तो नहीं, परंतु आप जब आप कॉलेज या अन्य परीक्षाएं की तैयारी करोगे तो उसमें भी काम आएगा। वैसे ये तीनों जो है वो आप पॉइंट जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, आपके सिलेबस में है। ठीक है, पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते, फिर भी आ सकते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो याद रखना है कुछ ऐसी शासन प्रणालियाँ भी है, ठीक है ना, जिसमें न्याय की चर्चा करना ही व्यर्थ होगा, क्योंकि वहाँ न्याय तो पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। पहली कौन सी है? शुद्ध सत्तावादी प्रणाली। शुद्ध सत्तावादी प्रणाली, इसमें वितरण के मापदंड पहले से ही निर्धारित होते हैं। ठीक है ना, वितरण के मापदंड पहले से निर्धारित होते हैं, इसलिए वितरण के नए मापदंडों की तलाश करना व्यर्थ होगा। दूसरी है शुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली। इसमें वितरण जो है वो बाजार की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। और तीसरी है काल्पनिक साम्यवादी समाज। इसमें अभाव की स्थिति जो है, इसमें ये कल्पना की जाती है काल्पनिक साम्यवादी समाज के अंदर कि इसमें अभाव की स्थिति समाप्त हो जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा, ऐसा माना जाता है। तो जब अभाव की स्थिति ही समाप्त हो जाएगी तो हम किस न्याय की चर्चा करना ही व्यर्थ है। ठीक है, और शुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली की बात करें तो उसमें जो है वितरण जो है वो बाजार की शक्तियों के द्वारा निर्धारित हो रहा है, तो उसमें भी न्याय की चर्चा करने का व्यर्थ है। और शुद्ध सत्तात्मक प्रणाली है तो उसमें पहले से ही न्याय के मापदंड निर्धारित है, तो नए मापदंडों की चर्चा करना ही व्यर्थ है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर पूरा जो है आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है आपके कंप्लीट हो गया है। उस सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। और अब इसके बाद में अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस पाठ से संबंधित सारे नोट्स जो है वो आप प्रिपेयर कर रहे होंगे और कर लेंगे, और साथ में क्वेश्चन आंसर जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिए जा रहे हैं उनको भी आपको करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।